गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास और इसमें आज बात करेंगे जालोर के चौहान शासक। जालोर के चौहान शासकों को सोनगरा चौहान भी कहा जाता है। आज जिसे हम राजस्थान में एक जिले के रूप में जालोर के नाम से जानते हैं, किसी समय वो जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था और यहीं पर राजस्थान में चौहानों की एक और शाखा का विकास हुआ था जिसे सोनगरा चौहान कहा गया। इससे पहले अपन ने अजमेर के या शाकंभरी के चौहान शासकों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन ने इस नई कड़ी के रूप में बात करेंगे जालोर के चौहान शासक। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं जालोर के चौहान शासक। जालोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जाल के वृक्षों की सीमा वाला क्षेत्र। यदि आज भी आप जालोर और उसके आसपास के इलाके में भ्रमण करते हैं तब आपको यहाँ पर जाल के विशाल वृक्षों की एक श्रृंखला मिलती है। यूं कह सकते हैं अपन कि इस इलाके में जाल के वृक्षों का जंगल है और शायद इसी कारण से इस इलाके का नाम जालोर पड़ा। और जालोर चूंकि इसके शब्द को, शाब्दिक अर्थ को इंगित करता है तो जालोर नाम स्वाभाविक भी लगता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था और इसका संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। यानी कि अभी जैसे अपने बात की कि जालोर को प्राचीन समय में जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता था और इसके संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। और इन्हीं से ही आखिरकार जालोर के चौहान वंश की शाखा का प्रारंभ होता है जो सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर के किलों को स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहा जाता है। आज वे जालोर में आप एक बहुत ही सुंदर किले को देखेंगे, उस किले का नाम स्वर्णगिरी है और इसी स्वर्णगिरी को सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण यह राजवंश सोनगरा चौहान कहलाया। इस किले के नामकरण के कारण से, किले के नाम के कारण से क्योंकि सोनगढ़ कहा जाता था, इसलिए सोनगढ़ के किले में निवास करने वाले शासक सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर पर पहले परमार वंश का शासक था, यानी कि कीर्तिपाल चौहान ने जब यहाँ पर जालोर पर अपने चौहान वंश की सत्ता स्थापित की, इससे पहले यही जालोर परमार वंश के अधीन था और कीर्तिपाल ने परमारों को पराजित कर सिवाना और जालोर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सिवाना आज जालोर जिले के अंतर्गत आता है। उस समय जालोर और सिवाना ये प्रमुख दुर्ग हुआ करते थे इस जांगल प्रदेश में और यहाँ पर परमारों का शासन था और इन परमारों को कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया था। पराजित करने के उस उपरांत उन्होंने सिवाना और जालोर दोनों के किलों के ऊपर और इसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया था। कीर्तिपाल की उपाधि थी कीतु एक महान राजा। ये उपाधि है कीर्तिपाल की, कीतु एक महान राजा, और यह उपाधि इसको जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान मुहनोद नैन सिंह ने प्रदान की थी। मुहनोद नैन सिंह ने अपने ग्रंथ में लिखा है कीर्तिपाल के लिए कि कीतु एक महान राजा जिसने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी और परमारों को पराजित किया था और इसी कारण से इनकी उपाधि कीतु एक महान राजा के नाम से जानी गई। कीर्तिपाल ने जालोर में जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। चूंकि ये इलाका सारा का सारा इलाका जांगल प्रदेश ही कहलाता था और इसके कारण से इस इलाके में, जालोर में, एक महादेव के मंदिर का निर्माण कीर्तिपाल चौहान ने करवाया था और इसका नाम पड़ा था जांगलेश्वर महादेव। फिर आता है समर सिंह। समर सिंह का राज्याभिषेक जालोर दुर्ग में हुआ था। जो आज वर्तमान का जालोर दुर्ग है उसी में समर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम स्वर्णगिरी मिलता है। आज भी इसको स्वर्णगिरी के नाम से ही जानते हैं, प्राचीन काल से ही इसका नाम हमें यही मिलता है और स्वर्णगिरी का वर्तमान नाम सोनगढ़ है। यानी वर्तमान में इसको सोनगढ़ किला कहा जाता है। याद रखिएगा, सोनार किला या सोनारगढ़ जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है और सोनगढ़ जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखिएगा। समर सिंह ने
जालोर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था। ये समर सिंह की उपलब्धि थी कि उन्होंने जालोर का जो किला था उसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था। समर सिंह के नाम और कोई विशेष उपलब्धि हमें नजर नहीं आती। कानरदेव या कानरदेव सोनगरा, जिसका शासनकाल रहा था 1291 से 1311 ईस्वी तक। वास्तव में देखा जाए तो जालोर के चौहान वंश में यदि कोई प्रतापी शासक हुआ या कोई ऐसा नामचीन शासक हुआ जिसका नाम इतिहास में दर्ज है तो वह है कानरदेव या कानरदेव। और ये सोनगरा चौहान होने के कारण से इनके नाम कानरदेव सोनगरा कहलाया। 1305 ईस्वी में सामंत सिंह का पुत्र कानरदेव जालोर का शासक बना। वैसे जालोर की सत्ता इनके हाथ में 1291 ईस्वी में ही आ गई थी, जब सामंत सिंह ने सारा राजपाट इनके सुपुर्द कर दिया था। हालांकि औपचारिक रूप से सामंत सिंह गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन शासन का पूरा प्रबंध जो है वो कानरदेव के हाथ में था। और उसके पश्चात वास्तविक रूप से सत्ता में आए सामंत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1305 ईस्वी में। इसे 1305 ईस्वी में सामंत सिंह के पुत्र कानरदेव ने आखिरकार जालोर पर अपनी सत्ता की स्थापना की थी। कानरदेव की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कानरदेव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरारीवाद नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये दो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें कानरदेव के बारे में, कानरदेव की उपलब्धियों के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए उसके संघर्ष के बारे में और फिरोजा के साथ प्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो ये जानकारी देता है पद्मनाभ का ग्रंथ है कानरदेव प्रबंध, और एक इसी का ग्रंथ वीरमदेव सोनगरारीवाद। इनमें हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कानरदेव की जानकारी के स्रोत है कानरदेव प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखा है, नैनशिरी ख्यात जो मुहूर्त नैनशी जो जसवंत सिंह के दीवान हुआ करते थे, जोधपुर के शासक है, इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा त्वारिक ए फरिश्ता नामक ग्रंथ जो फरिश्ता ने लिखा है उसमें भी हमें कानरदेव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है हमें अमीर खुसरो के ग्रंथों से। अमीर खुसरो के ग्रंथ आशिका जो ग्रंथ है वो कानरदेव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा इनके प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा गया आशिका। इसके अलावा खजाइन उल फुतू है, मिफ्ता उल फुतू है, तारिक ए अलाई, किराज उस सादेन, नूर शिमे है। ये अमीर खुसरो के ग्रंथ है जिनके बारे में हमें कानरदेव के बारे में, वीरमदेव के बारे में, फिरोजा के बारे में, युद्ध के बारे में, साका के बारे में आदि जानकारी प्राप्त होती है। तो कई ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य है कानरदेव के बारे में जानकारी प्रदान करने के। 1298 ईस्वी में कानरदेव का विवाह हुआ था। 1291 ईस्वी के अलाउद्दीन के गुजरात अभियान से लौट रही सेना पर कानरदेव के मंत्री जेता देवड़ा ने आक्रमण करके सोमनाथ शिव के लिंग के 5 टुकड़े छीन लिए थे। आपको बता दूं 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान किया था। गुजरात में वह जब अलाउद्दीन ने सोमदेव के मंदिर पर आक्रमण किया, सोमदेव का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित था और वहाँ पर शिवलिंग स्थापित था जिसका नाम सोमदेव था। इस सोमनाथ मंदिर में जो शिव का लिंग था उसके टुकड़े टुकड़े करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी। और इसी समय क्योंकि इसी इलाके से सेना लौट रही थी तो कानरदेव का एक मंत्री हुआ करता था जेता देवड़ा। इसने 1291 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना जब वापस दिल्ली लौट रही थी उसके ऊपर आक्रमण किया और उससे सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग के लाए हुए 5 टुकड़े छीन लिए थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन के निर्देश पर अजमेर के गवर्नर मुल्तानी के समझाने पर कानरदेव दिल्ली गए, किंतु उचित सम्मान ना मिलने के कारण वो वापस लौट आए। फरिश्ता अपने ग्रंथ में लिखता है कि इस घटनाक्रम के बाद जो 1291 में घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद अलाउद्दीन ने अपने अजमेर के गवर्नर मुल्तानी को कानरदेव के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा और मुल्तानी जालोर आया। हालांकि अब तक युद्ध नहीं हुआ था और मुल्तानी कानरदेव के पास गया। कानरदेव और मुल्तानी के बीच में विचार विमर्श हुआ और आखिरकार मुल्तानी के समझाने पर कानरदेव मान गए और वो दिल्ली जाने के लिए राजी हो गए। उसके उपरांत मुल्तानी के समझाने के बाद कानरदेव दिल्ली पहुंचे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानरदेव को उचित सम्मान नहीं मिला। इस कारण से नाराज होकर कानरदेव वापस जालोर लौट आए थे। पद्मनाभ के अनुसार अलाउद्दीन व कानरदेव के मध्य 1305 ईस्वी में एक संधि हुई।
कानरदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। ये पद्मनाभ के ग्रंथ कानरदेव प्रबंध में जानकारी मिलती है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन और कानरदेव के मध्य एक संधि हुई थी और इस संधि के तहत कानरदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और इसी संधि के तहत अलाउद्दीन ने अपने पुत्र विरमदेव को कानरदेव ने अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा था। कानरदेव के समकालीन दिल्ली का शासक खिलजी वंश का 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक राज करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कि इधर जालोर में कानरदेव का शासन था और जालोर के इस शासक के समकालीन दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया था। एक और घटनाक्रम होता है 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय के बाद दिल्ली लौट रही थी। उस वक्त रास्ते में कानरदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा था। जब गुजरात अभियान में पहले 1291 में हुआ था तब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। उसके पश्चात 1299 ईस्वी में पुनः अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान हुआ, जिसमें गुजरात विजय के पश्चात जब अलाउद्दीन की सेना वापस दिल्ली लौट रही थी तब रास्ते में कानरदेव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया। गुजरात विजय से लूट का माल जितना भी लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली लौट रही थी वो सारा का सारा माल कानरदेव की सेना ने अलाउद्दीन की सेना से छीन लिया था, जिसके कारण तथा साम्राज्यवादी नीति के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था। ये वही मुल्तानी था जो अजमेर का गवर्नर था और पहली बार ये कानरदेव को समझाने में कामयाब हुआ था और दोनों के मध्य एक संधि भी हुई थी। और जब ये 1299 वाली घटना हुई उसके पश्चात और दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, वो साम्राज्य विस्तार की कामना भी करता था, इसलिए उसने अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में कानरदेव पर आक्रमण करने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को कानरदेव पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी जालोर पर आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन जालोर के शासक कानरदेव ने उससे समझौता कर लिया था। 1305 ईस्वी में मुल्तानी जब जालोर पर आक्रमण करने के लिए आया, जालोर के शासक कानरदेव ने उस समय समझौता करना उचित समझा और मुल्तानी के साथ एक समझौता उन्होंने संपन्न किया था। और इस समझौते के तहत कानरदेव ने अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली में नियुक्त किया था। और जब ये समझौता संपन्न हुआ था उसमें कानरदेव ने यह स्वीकार किया कि जालोर की तरफ से एक व्यक्ति दिल्ली दरबार में भेजा जाएगा। स्वयं कानरदेव ने उपस्थित होने से मना कर दिया क्योंकि पहले भी वो उपस्थित हुआ था और उसको सम्मान नहीं मिला था। उसके पश्चात कानरदेव ने अपने पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में दिल्ली भेजा था। नैनशिरी ख्यात के अनुसार संधि के उपरांत कानरदेव का पुत्र विरमदेव सुल्तान के दरबार में गया। इस बात का साक्ष्य हमें नैनशिरी ख्यात नामक ग्रंथ में मुनोत नैनशी के द्वारा भी प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि 1305 ईस्वी में जब मुल्तानी और कानरदेव के बीच में संधि संपन्न होती है, उसके पश्चात संधि के तहत ही, संधि के नियम के तहत ही कानरदेव ने अपने पुत्र विरमदेव को सुल्तान के दरबार में भेजा था। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को विरमदेव से प्रेम हो गया। वह विरमदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन विरमदेव ने विवाह से मना कर दिया। वह जालोर लौट आया। जब विरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में उपस्थित हुआ तब अलाउद्दीन की बेटी जिसका नाम था फिरोजा, वो विरमदेव पर आसक्त हो गई, उससे प्रेम करने लग गई और फिरोजा ने विरमदेव से विवाह का प्रस्ताव भी विरमदेव के सामने रखा था, लेकिन विरमदेव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने भी विरमदेव के सामने फिरोजा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विरमदेव इस प्रस्ताव को ठुकराकर वापस जालोर लौट आता है। पीछे पीछे फिरोजा जालोर आई। कानरदेव ने फिरोजा का स्वागत किया किंतु विवाह पर सहमति नहीं हो पाई। जब विरमदेव दिल्ली का दरबार छोड़कर वापस जालोर आ जाता है, पीछे पीछे फिरोजा भी विरमदेव के पास जालोर आ जाती है। जालोर पहुंचने पर कानरदेव ने फिरोजा का बहुत अच्छा स्वागत किया और उसको सम्मान दिया, लेकिन जब बात विवाह की आती है तब स्वयं कानरदेव भी
विवाह के लिए राजी नहीं होते। चूंकि विरमदेव विवाह के पक्ष में नहीं था, इसलिए कानरदेव ने भी फिरोजा के द्वारा रखा गया विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और विवाह संपन्न नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना अपमान समझा, यानी जब कानरदेव ने और विरमदेव दोनों ने फिरोजा के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तो इस ठुकरा हुए प्रस्ताव के कारण से अलाउद्दीन ने इसे अपना अपमान समझा तथा विरमदेव के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना को जालोर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस समय जब जालोर पर आक्रमण किया गया 1308 ईस्वी में, उस समय अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने 1308 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना को भेजा था। फिरोजा की धाय मां गुलविसत बेगम भी इस सेना के साथ। यूं भी हम कह सकते हैं कि जब सेना ने 1308 ईस्वी में दिल्ली से जालोर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय फिरोजा की धाय मां, जिसने फिरोजा का पालन पोषण किया था, गुलविहस्त बेगम, यह भी इस सेना के साथ थी। कमालुद्दीन गुर्ग जब दिल्ली से जालोर आ रहा था तो उसने रास्ते में सिवाना दुर्ग, बाड़मेर के चारों ओर घेरा डाला था, लेकिन सिवाना दुर्ग का मुख्य दरवाजा नहीं खुल सका था। उस समय यह बाड़मेर के पास में स्थित था और आज जालोर जिले में शामिल है। कमालुद्दीन गुर्ग जब दिल्ली से आक्रमण करने के लिए जालोर की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में सिवाना का किला आता है और इसने जालोर को जीतने से पहले सिवाना के चारों ओर घेरा डाल दिया था, और कई दिनों तक घेरा डालने के बाद भी सिवाना दुर्ग का मुख्य दरवाजा वह नहीं तोड़ पाया था। सिवाना दुर्ग का शासक शीतल देव, जिसे सातल देव भी कहा जाता है, ने कमालुद्दीन गुर्ग ने शीतल देव के सेनापति भावला को अपनी ओर मिलाया। इस समय जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना के किले पर घेरा डाला था, तब यहाँ पर दुर्गपति हुआ करता था सातल देव। ये इसका कानरदेव का एक सेनापति था, इसको दुर्गपति के रूप में सिवाना में नियुक्त कर रखा था, और सातल देव ने भरसक कोशिश की, और इस कोशिश के कारण से कमालुद्दीन गुर्ग सिवाना किले का दरवाजा नहीं तोड़ पाया था। तब कमालुद्दीन गुर्ग ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए शीतल देव के सेनापति भावला को अपनी ओर मिला लिया था, जिसके कारण लालची भावला ने सिवाना दुर्ग के भांडेलाव तालाब में के पानी में गो रक्त और गोमांस मिला दिया। जब भावला को गुर्ग अपनी तरफ मिलाने में कामयाब रहा, तब भांडेलाव तालाब जो सिवाना दुर्ग में स्थित है, इस तालाब में भावला ने गो रक्त और गोमांस मिला दिया। चूंकि क्षत्रिय गो रक्त या गोमांस से दूर रहते हैं, उसको खाते नहीं है, इसलिए ये पानी दूषित हो चुका था और पानी पीने का उनके पास कोई भी जरिया नहीं था। दुर्ग में पेयजल की कमी होने के कारण मजबूरीवश शीतल देव को दुर्ग का मुख्य दरवाजा खोलना पड़ा और कमालुद्दीन गुर्ग के साथ युद्ध करना पड़ा। जब पानी का सारा स्रोत खत्म हो गया, पानी की कमी हो गई, तब आखिरकार मजबूरी में शीतल देव को सिवाना दुर्ग के मुख्य दरवाजे, मुख्य गेट खोलना पड़ा, और उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग के साथ उसको युद्ध करना पड़ा था। शीतल देव इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और उसकी रानी मीणा दे ने जोहर किया। सिवाना दुर्ग का यह साका 1308 ईस्वी में हुआ था। इस 1308 ईस्वी में सिवाना पर डाले गए घेरे के कारण से शीतल देव ने जब आखिरकार दरवाजे खोल दिए और भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में आखिरकार शीतल देव युद्ध करते हुए मारे गए, और इनकी जो रानी थी मीणा दे, इन्होंने इसी दुर्ग में जोहर किया था, और यहाँ पर ये साका संपन्न हुआ सन 1308 ईस्वी में। ये सिवाना का साका कहलाता है। तो 1308 ईस्वी में शीतल देव के मरने से और रानी मीणा दे के जोहर करने से संपन्न हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। इस युद्ध में विजय के पश्चात सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया। सिवाना पर अधिकार करने के बाद 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया था, लेकिन जालोर दुर्ग का भी मुख्य दरवाजा नहीं खोल पाया था। जब 1308 ईस्वी में सिवाना के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, उसका नाम बदलकर खेराबाद रख देते हैं। उसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं और जालोर किले के ऊपर भी घेरा डाल लेते हैं। इसी समय सेनापति
कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का घेरा 1311 ईस्वी में डाला था। भरसक कोशिश करने के बाद भी जालोर दुर्ग का मुख्य दरवाजा गुर्ग नहीं तोड़ पाया था। कमालुद्दीन गुर्ग ने यहां भी कूटनीति का प्रयोग किया तथा कानर देव के सेनापति दहिया बिका को अपनी ओर मिला लिया। सिवाना दुर्ग में भावला जो दुर्गपति सातल देव का सेनापति था उसको वहां पर अपनी ओर मिलाया गया, और यहां पर भी कानर देव का जो सेनापति था दहिया बिका, इसको भी कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी कूटनीति से अपनी ओर मिला लिया। लालच में आकर दहिया बिका ने जालोर दुर्ग के गुप्त मार्ग बताए और दहिया बिका अपने घर चला गया। जब उसको अपनी ओर मिला लिया, उसको लालच दे दिया गया, उसके पश्चात दहिया बिका ने जालोर दुर्ग में घुसने के गुप्त मार्ग कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। दहिया बिका ने सारी कहानी अपनी पत्नी क्षत्रिया को बताई। दहिया बिका जो सेनापति था कानरदेव का, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था क्षत्रिया। इसने घर आने के बाद दहिया बिका ने अपनी पत्नी क्षत्रिया को सारी कहानी बतला दी कि यह घटनाक्रम हुआ है और इस प्रकार की बात होने वाली है। स्वामी भक्तिन क्षत्रिया ने दहिया बिका की हत्या कर दी और दौड़कर जालोर दुर्ग में कानरदेव को यह बात बताने के लिए पहुंची। जब क्षत्रिया को यह बात पता चली कि दहिया बिका ने विश्वासघात किया है और जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते कमालुद्दीन गुर्ग को बता दिया है, तब उसने दहिया बिका की हत्या कर दी और उसके पश्चात दौड़कर वह जालोर दुर्ग में कानरदेव को यह बात बताने के लिए पहुंची थी। लेकिन क्षत्रिया को कानरदेव के पास पहुंचने में समय लग गया और कमालुद्दीन गुर्ग तब तक गुप्त मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करके कानरदेव पर आक्रमण कर चुका था। यह घटनाक्रम हुआ। उसके पश्चात जैसे ही क्षत्रिया दुर्ग में पहुंचती है वो काफी लेट हो चुकी थी और इसके कारण से जो कमालुद्दीन गुर्ग की सेना थी वो गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। प्रवेश करने के उपरांत कानरदेव पर आक्रमण कर चुकी थी और दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका था। यह रात्रि की बात है। इस युद्ध में कानरदेव युद्ध करता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी जेतल दे ने जोहर किया। जब ये 1311 ईस्वी का युद्ध हुआ था और कमालुद्दीन गुर्ग गुप्त रास्ते से कानरदेव पर आक्रमण कर चुका था, युद्ध करते हुए कानरदेव वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी थी जेतल दे, इसने जोहर किया था। जालोर का यह ऐतिहासिक साका 1311 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर कानरदेव ने केसरिया किया और इसकी रानी जेतल दे ने जोहर किया, इसलिए ये एक ऐतिहासिक साका जो जालोर का माना जाता है सन 1311 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कानरदेव के पुत्र विरमदेव ने आशापुरा माता मंदिर के सामने कटार से आत्महत्या कर ली थी। जब युद्ध लगभग समाप्त होने की कगार पर था, साका हो चुका था, जोहर हो चुका था, तब विरमदेव को जीत की कोई उम्मीद नहीं रही। तब उन्होंने आशा माता मंदिर के सामने, माता के मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। फिरोजा की शर्त के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग विरमदेव की गर्दन को काटकर अपने साथ फिरोजा के पास ले गया। फिरोजा ने यह कहा था कि मुझे विरमदेव की गर्दन चाहिए, उसका शीश चाहिए और वो लाया जाए। तब जब युद्ध समाप्त हुआ और इधर विरमदेव आत्महत्या कर चुका था, तब कमालुद्दीन गुर्ग ने विरमदेव का सर काटा, धड़ से अलग किया और गर्दन काटकर वह अपने साथ फिरोजा के पास ले गया था और फिरोजा ने विरमदेव की गर्दन के साथ यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। फिरोजा जो अलाउद्दीन की पुत्री थी, विरमदेव का शीश लेकर यमुना नदी में कूद गई और वहीं पर उसने आत्महत्या कर ली थी। मुहनोत नेणसी के अनुसार दरबार में विरमदेव का कटा सिर फिरोजा को पेश किया। फिरोजा सिर को लेकर यमुना में कूद गई। ये जब युद्ध समाप्त होता है उसके पश्चात कमालुद्दीन गुर्ग इस विरमदेव का कटा हुआ सर लेकर दिल्ली जाता है। वहां पर दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सामने विरमदेव का कटा हुआ सर पेश किया गया। फिरोजा को फिर उसके सामने पेश किया गया और फिरोजा उस सिर को लेकर यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। इस आक्रमण के पास, इस युद्ध में जीत के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदल दिया और जलालाबाद कर दिया गया। उसके बाद कुछ समय तक इस किले का नाम इस जलालाबाद ही रहा।
कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। आज भी जालोर दुर्ग में अलाई दरवाजा देखा जा सकता है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में तोप मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद तथा फिरोजा का मकबरा बनवाया। याद रखिएगा कि फिरोजा का मकबरा जालोर दुर्ग के भीतर स्थित है, क्योंकि फिरोजा जो अलाउद्दीन की पुत्री थी, जालोर के शासक कानरदेव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी और वो इससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन विवाह नहीं होने के कारण से फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस फिरोजा का मकबरा जालोर दुर्ग में ही बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में एक तोप मस्जिद और अलाउद्दीन की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये है जालोर का इतिहास, कानरदेव सोनगरा का इतिहास या जालोर के चौहान शासकों का इतिहास। इसी के साथ कानरदेव के समाप्त होने के साथ ही जालोर के चौहान शासकों की शाखा का भी अंत हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है मेरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।